नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष एक युवा देश है और आबादी का बेशतर हिस्सा यहाँ पर युवा है, जो हमारे देश का एक भविष्य सामने है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमेशा इस ताक में रहता है कि न केवल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोषित किया जाए, बल्कि इस युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने का प्रयास किया जाए। और यही कारण है कि पिछले कई सालों से लगातार नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उड़ता पंजाब हम सब जानते हैं और उसकी आंच आज जम्मू कश्मीर बड़े तरीके से महसूस कर रहा है और यहाँ पर लगातार युवा नशे की दलदल में जाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम अल्कोहल की बात करें या फिर हाई एंड नशे की बात करें या फिर जिसको देशी भाषा में चिट्टा कहा जाता है, लगातार यहाँ पर बिक रहा है। बेशक एनफोर्समेंट नजर आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में इस वक्त नशे को लेकर सामने आ रही है। किस प्रकार इस चुनौती को पार करेंगे और एक जन चेतना युवा पीढ़ी में और उनकी ऊर्जा को किस प्रकार एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज चैनलाइज की जा सकती है ताकि देश का भविष्य उज्जवल रहे, यही आज का मुद्दा है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ न केवल एक विशिष्ट पैनल मौजूद है, बल्कि हमारे देश का भविष्य युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे बिल्कुल साथ बैठी हैं सुश्री पल्लवी सिंह जी, जो चेयरपर्सन है JNK सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, एक एनजीओ पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर, पंजाब और बाकी जगहों पर निरंतर प्रयास कर रही है कि युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से बाहर लाया जा सके। इनके बिल्कुल साथ बैठी हैं डॉक्टर प्रीति चौधरी जी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप चेयरपर्सन है शक्ति उद्घोष फाउंडेशन की और कहीं ना कहीं नारी शक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए पिछले कई सालों से आप निरंतर प्रयासरत हैं। और हमारे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर देश की युवा पीढ़ी भी मौजूद है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। पल्लवी जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू की अगर बात करें, नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बनता आ रहा है और ये पहला मौका नहीं है कि हम इस विषय पर बात करें। इससे पहले भी कई बार लगातार इस ज्वलंत मुद्दे पर हम बात करते आए हैं। किस तरीके से इस पूरे तस्वीर को आप देखती हैं? देखिए, ज्वलंत मुद्दा है और ये बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर के लिए। इस नशे की जो समस्या है, इसमें कोई शक है नहीं अभी। एंड बहुत कुछ ऐसा भी नहीं है कि किया नहीं जा रहा है, बहुत कुछ किया। नशा मुक्त भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें करोड़ों लोग तक पहुंच पाए हम, लेकिन शायद और कुछ भी करने की जरूरत है। बिकॉज जो रिजल्ट उसका आना चाहिए उस हिसाब से उसका रिजल्ट आया नहीं है। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट 10-11 साल के बच्चे अभी भी स्कूल के, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये जो ड्रग बेचने वाले लोग हैं ना, ये बनाते ही हैं उन्हीं वल्नरेबल एज ग्रुप को ही अपने चपेट में लाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। शायद सिर्फ एजेंसीज ही अपना फर्ज निभा रही हैं और अथॉरिटीज ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हैं, जबकि फैमिली से शुरुआत होनी चाहिए, परिवार से शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ जो भी बच्चे मौजूद हैं, जो भी स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा रहे हैं, उनमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि वो चारों तरफ नजर रखें, अपने आसपास नजर रखें और कहीं ना कहीं इस फर्ज को, बिकॉज ड्रग्स ज्यादातर केसेस में हम तो डेली काम करते हैं ऐसे बच्चों के साथ। अभी जम्मू में भी हमारे साथ 2000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 150-200 लोग से हम डेली मिलते हैं ऑलमोस्ट, मतलब किसी तरह की उनको सर्विस दी जाती है। तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनसे पूछते कैसे स्टार्ट किया बच्चे। ऑल ऑफ देम से कि नहीं, ऐसे ही किसी ने बोला कि तुम्हें घर में किस तरह की कोई क्राइसिस, हर बच्चे को क्राइसिस होती है जब वो ग्रो कर रहा होता है तो अलग तरह की इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। जब प्यूबर्टी आती है, किसी को पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, खेलना अच्छा लगता है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ो पढ़ो, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कर रहा होता है, एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर वर्ल्ड में वो एंटर कर रहा होता है। और उस वक्त क्या होता है कि ऐसे लोग, जो लोग नशा बेचने वाले लोग हैं, इन्हीं बच्चों को शिकार बनाते हैं अपना। आसान है इनको ट्रैप करना, बिकॉज डिसीजन मेकिंग आप आई डोंट नो बच्चे जानते हैं, अवेयर हैं कि नहीं, 25 साल की उम्र तक हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है ना। तो उससे पहले इसीलिए 18 साल 19 साल तक तो डेफिनेटली राइट काइंड ऑफ डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। और जब तक हमारा ब्रेन राइट डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखता है, तब तक हम कुछ भी किसी के बहकावे में आ सकते हैं। तभी कहा जाता है कि ये जो टीनेज है ये बहुत क्रूशियल है। तो बहुत इसके बारे में पेरेंट्स को खास करके मैं कहती हूँ कि कॉन्शियस रहना चाहिए
और सिचुएशन अभी भी बहुत ग्रिम है। सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अपने अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा, उनके साथ इन्वॉल्व रहना होगा। बहुत कुछ है, टीचर्स को भी देखना होगा कि बच्चों में अगर परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि हर इसकी जिम्मेवारी पेरेंट्स की, उनकी भी है। चेक रखें कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, बच्चा कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, ऐसे लोगों से तो नहीं मिल रहा है जो ड्रग्स। और जैसा कि कानून है ऑलरेडी है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कुछ मीटर तक आपको नशे की कोई चीज बेचने वाले लोग नहीं होने चाहिए, सिगरेट तक बेचना अलाउड नहीं है। तो ये सब नियम कानून का पालन हो, इस चीज का भी सभी नागरिक को कॉन्शियस रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं है। प्रीति जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। यू आर द ओनली वुमेन बाइकर। जम्मू कश्मीर का प्राइड कह सकते हैं, और खासकर महिला सशक्तिकरण की एक ज्वलंत उदाहरण जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम में आज नारी शक्ति भी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी चुनौती जिसका जिक्र पल्लवी जी ने भी किया, किस नजरिए से चुनौती को देखती है? चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जितना हमने इसको इग्नोर कर करके बना दिया है। सही टाइम पे अगर इसका हमने कुछ ना कुछ हल किया होता तो आज इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन ना होती। और अभी जैसे मैम ने चीजें बताई, मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है 2 चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। एक तो सप्लाई चेन रोकने की जरूरत है, हर व्यक्ति को रोकनी है, आपको रोकनी है, मुझे रोकनी है। मुझे जहां दिखती है, इट स्टार्ट फ्रॉम सिगरेट। एक ही बार मुझे किसी ने सिगरेट के लिए बोला और मुझे वो मोमेंटली जो बहुत मजा आया ना अपनी चीजों को थोड़ा सबसाइड करने के लिए, कि मेरा प्लेजर मोमेंट बढ़ गया और मुझे अभी दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ी देर के लिए मेरा स्ट्रेस रिलीव हुआ। और सेकंड टाइम के लिए भी मुझे किसी ने ऑफर किया, थर्ड टाइम मैं खुद अपनी जेब से पैसे खर्चने की हैसियत रखती हूँ और वो मैं खरीद लूंगी। तो एक तो हमें सप्लाई चेन रोकने की कोशिश करनी है बेसिक चीजों से। वो आशिकी, चैनी, खैनी, जर्दा, इन सब चीजों से शुरू होता है और ग्रो करते करते जितना ज्यादा इफेक्ट चाहिए वो ग्रो कर जाता है। तो मेरे आसपास के डोमेन में वो चीजें ना उपलब्ध हो, कोई दुकान वाला बेच रहा है, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम रोक सकते हैं कि भाई ये ना बेचो हमारे सराउंडिंग्स में। सप्लाई चेन रोकने के साथ साथ हमें चैनल निकालने हैं ऑल्टरनेटिव, लोगों को दूसरे रास्ता दिखाने के। सबसे बर्निंग इशू है स्ट्रेस। यंगस्टर जो स्ट्रेस के साथ डील करें, कॉम्पिटेंट के मतलब कॉम्पिटेंस का जमाना है, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हो, लाइफ का प्रेशर है, एंजाइटी है, इतने सारे जो बड़े ग्लूमी से शब्द सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, इनकी मान्यता मैं उस डिबेट पे नहीं जाऊंगी कि एंजाइटी है कि नहीं है, स्ट्रेस है कि नहीं है, होंगी वो सारी चीजें, वो बताई गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं, वो पहले नहीं थी, अब इनके दिमाग में इंट्रोड्यूस किया गया है, यंगस्टर्स के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी डाल दिया गया कि ऐसा कुछ होता है। उसको एलिनेट करने के लिए मेरे पास एक ऑल्टरनेट पाथ होना चाहिए और हर व्यक्ति के पास वो एक ऑल्टरनेट पाथ होता है, हर व्यक्ति के पास। मैं डांसर हूं तो वो डांस मेरा ऑल्टरनेट पाथ है, मैं सिंगर हूं तो मेरी सिंगिंग मेरा ऑल्टरनेट पाथ है, मैं बाइकर हूं तो वो बाइक मेरा ऑल्टरनेट पाथ है। और वो जो आपका पैशन है, मुझे उसको फ्यूल अप करना है, उसको इतना फ्यूल अप करना है कि आपको फुर्सत ही ना मिले या आपका दिमाग उस तरफ जाए ही नहीं। जो एनर्जी, जो प्लेजर, जो चिल, जो मजा मुझे आता है बाइक चला के, वो इतना ज्यादा बढ़ाना है कि मेरा ध्यान जो है, मेरी जो मोटिवेशन है वो उस तरफ जाए, ना कि ड्रग्स की तरफ जाए। और यंगस्टर सबके पास एक ना एक टैलेंट, एक ना एक फ्यूल करने वाली चीज होती है जो आपको पंप अप करनी है, आपको इग्नाइट करना है कि तुम्हें डांस करना है तो सिर्फ डांस ही करो, इतने नशे में घुस जाओ कि डांस के अलावा तुम्हें कुछ दिखे ही ना। और सबके लिए अलग अलग हो सकता है, वो किसी के लिए डांस है, किसी के लिए बाइकिंग है, किसी के लिए ट्रैवल है, किसी ट्रैकिंग है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं का अल्टरनेट पाथ ढूंढने की आवश्यकता है। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर का युवा यहाँ पर बैठा है। शुरुआत में सना से कहूंगा, सना क्या कहेंगी जो एक आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, किस नजरिए से इस सिनारियो को आप देखती हैं? मेरा नाम सना है और आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स बढ़ चुका है। हम सबको इसको रोकने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीमा पार से सप्लाई होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी हमें और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नशे की दलदल में हमारा यूथ फंस रहा है। जैसे फ्यूचर हमारा यूथ है, तो हम सब कहते हैं कि ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। तो यंग जो है, यंग हमारे है ना, तो वो ही जब नशे के उसमें जा रहे हैं तो फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा? इसको रोकने की ज़रूरत है। ड्रग्स इतना अफेक्ट करता है, ये हमारे यूथ को ही नहीं, हमारी फैमिली को, सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है।
और 2023 में कश्मीर में इतना ज़्यादा हो गया था कि 1 मिनट में एक से ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह ये ड्रग्स के आ रहे थे। और 2024 और ये अभी जो 25 इसमें तो और भी बुरा हाल है। और जम्मू में भी हर 3 मिनट में एक से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। हम सबको इसको रोकने की ज़रूरत है। देखा देखी में बच्चे स्टार्ट करते हैं, जैसे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल, तो फिर उनको लत लग जाती है। इससे पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं वो, बेरोजगारी और अब तो क्राइम्स वगैरह भी बहुत चल रहे हैं इधर। हम सबको इसको रोकने की ज़रूरत है। जैसे कॉलेजेस स्कूल में ड्रग्स अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जैसे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह चलाए गए। और जैसे पेरेंट्स आजकल मतलब बच्चों पे ध्यान देते हैं, बट उनको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है और वो कैसी सोसाइटी में रहते हैं आजकल, है ना। कि जो उनके फ्रेंड्स वगैरह है वो कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करते, क्योंकि देखा देखी से ही स्टार्ट होता है तो आगे जाके बहुत वो इफेक्टिव होता है। तो हम सबको यही करना चाहिए कि मतलब से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स सबसे एक आज का मोटिव है। और दिव्या, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या कहेंगी इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार युवा पीढ़ी का यहाँ पर जिक्र किया और जिस तरह सना ने कहा कि से नो टू ड्रग्स, क्या कहेंगी? माई सेल्फ दिव्या। आज हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में कि कैसे ये आजकल के यूथ को हार्म कर रही है और उनका फ्यूचर, बॉडी, माइंड सबको डिस्ट्रॉय कर रही है। ड्रग्स एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो स्टार्टिंग में मतलब एक युवा पीढ़ी को एक लत स्टार्टिंग में अपने शौक के लिए लेता है और कुछ टाइम बाद वो सब कुछ उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो ड्रग्स होते हैं ये एक शॉर्ट टाइम रिलीफ देते हैं बॉडी को, बट आफ्टर दैट वो अंदर से इंसान को खोखला कर देते हैं। ड्रग्स एक स्लो पॉइजन का काम कर देते हैं और जिससे क्या होता है, इसे रोकने के लिए हमारी सोसाइटी को, हम सबको एकजुट होकर इस पे काम करना चाहिए कि कैसे आज के यूथ को हम जागरूक करें कि मतलब इसके क्या क्या नुकसान है। इसके नुकसान ही है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। और गवर्नमेंट को स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोग्राम, कैंपेन वगैरह लॉन्च करने चाहिए कि आज के बच्चों को बताएं कि कैसे ड्रग्स हमें अफेक्ट कर रहा है। नुक्कड़ नाटक करवाना चाहिए और नशा मुक्त भारत अभियान जैसे शुरू किया हुआ है, उसमें कितने सारे बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया है जो ड्रग्स के दलदल में फंस चुके हैं। एंड और ये ड्रग्स लेते लेते बच्चों को आज के यूथ में क्राइम भी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि रॉबरी होती है, चेन स्नैचिंग होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। और कईयों यूथ का कहना ये भी है कि मतलब ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स लेने का कारण है कि आज का कंपटीशन, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, ये सब। तो हमें बस इसी पे काम करना चाहिए कि ड्रग्स को कैसे रोका जा सके। ड्रग्स आता कहाँ से? बेसिकली ड्रग्स आता ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। जो कॉमनली यूज ड्रग्स है उसका नाम है हीरोइन, जो कि आज के टाइम पे ज़्यादा मात्रा में यूथ कंज्यूम कर रहा है और कुछ टाइम तक वो सब कुछ फेड अप होके उसका फ्यूचर, बॉडी, माइंड सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रियंका, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और यहाँ पर जिस तरह दिव्या ने कहा कि स्ट्रेस आज एक बहुत बड़ी चुनौती है और अल्टरनेट पाथ ढूंढने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आपके नजरिए में जो चुनौती इस वक्त है, किस नजरिए से देखते हैं? आज की चुनौती हम कह सकते हैं फाइनेंशियली हम क्या कहते हैं वीक होते जा रहे हैं और क्या कहते हैं फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है और क्राइम बढ़ रहा है। तो हमें इस सबको देख के अपने बच्चों को, पेरेंट्स को ज्यादातर बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा किसकी साइड जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको देखने की जरूरत है। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो कि हमारे आज के यूथ को अंदर से खोखला करता जा रहा है और इसके लिए हमें जरूरत है कि हम उनको अवेयर करें। इसमें हमें उनको क्या कहते हैं शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको समझाएं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि उनको अंदर से खा जाएगी और एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी। और इस सब का फायदा हमारे पड़ोसी देश उठाते हैं, जिससे उनका फायदा होता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन यूथ है और हमारी कंट्री इससे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, लेकिन यही फायदा हमारे क्या कहते हैं पड़ोसी देश उठाते हैं। वो सोचते हैं कि इनको मेंटली और फिजिकली इतना वीक कर दें कि ये आगे चल के कुछ कर ही ना पाए, हमारा फ्यूचर क्या कहते हैं खराब कर देंगे। ललिता, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तीनों के वक्तव्य सुने, किस नजरिए से इस चुनौती को देखते हैं और
युवाओं की अगर बात करें, देखा देखी एक चीज नजर आ रही है जिसका जिक्र हमारे रेस्पेक्टिव पैनलिस्ट ने भी किया, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं ललिता ठाकुर। अगर देखा जाए तो ड्रग्स आज बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ड्रग्स अब्यूज लीडिंग टू मैनी फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हार्म्स। अगर देखा जाए ड्रग अब्यूज वो सिर्फ मेंटल हेल्थ को नहीं, फिजिकल हेल्थ को नहीं, बल्कि हमारी होल सोसाइटी को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। अगर ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति कभी कभार ओवरडोज के कारण मर रहा है, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से ड्रग्स ले रहा है, जिससे उसको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रिलीफ कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को अंदर से बिल्कुल डैमेज कर देती है। बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि लंग्स, किडनी फेलियर, इस वजह से बहुत से लोग मरते हैं ड्रग्स लेने की वजह से। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रमोट किया है नशा मुक्त केंद्र जो कि सपोर्ट करता है ड्रग्स ना लेने के लिए। बहुत से एनजीओज हैं, स्कूल कॉलेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज में, अपनी स्पीच और क्या बोलते हैं नुक्कड़ नाटक वगैरह प्ले शो करके कि ड्रग्स हमें नहीं लेने चाहिए। ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्रग्स ना सिर्फ एक आज की यूथ को बल्कि उसकी फैमिली, होल सोसाइटी, आने वाली न्यू जनरेशन, इन सबको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। अगर देखा जाए तो ड्रग्स कंज्यूमर J&K में आई थिंक 13.5 लाख के अराउंड है, जो कि अकाउंट लीड करता है 10% ऑफ द J&K पॉपुलेशन, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग ड्रग्स लेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है कंट्री का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम ही अपनी इस कंट्री का फ्यूचर है। अगर हम लोग ही गलत काम करेंगे तो फ्यूचर कैसे डेवलप होगा हमारी कंट्री का। अगर बात की जाए तो मैं चाहती हूँ कि जो ड्रग्स टेकर हैं वो उनके लिए एक वन लाइनर पॉइंट कि टेकिंग योर लाइफ, से नो टू ड्रग्स एंड योर फ्यूचर विल सेल्फ थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट। पल्लवी, मैं एक चीज में आपसे जानना चाहूंगा, पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है ड्रग्स को लेकर, एनफोर्समेंट, अवेयरनेस को लेकर, लेकिन जो हमारा एक घर का ताना बाना है उसमें भी परिवर्तन आया है। पहले हमारी एक जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, वो कल्चर आस्ता आस्ता इरोड होता गया है। न्यूक्लियर फैमिलीज, और अब सब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वन नॉर्म चाइल्ड है, और बच्चे की जो अपनी एब्सेंस है वो पैसा देके उसकी डिमांड्स को फुलफिल करके किया जा रहा है और कोई चेक नहीं। क्या उस इश्यू को एड्रेस करने की आज आवश्यकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट आप जो मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से आप कहेंगे बहुत गुड परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रग स्टार्ट कर दिया घर की पॉकेट मनी से, जो उनको पॉकेट मनी मिलता था उससे उन्होंने। और बहुत एक दिक्कत क्या है कि जैसा कि अभी रितु जी ने भी बताया था कि जो गेटवे ड्रग्स है, मतलब स्टार्ट करने का, जो जैसे खैनी, छोटी छोटी चीजें और अल्कोहल कुछ हद तक ना समाज में अभी भी एक्सेप्टेड है, तो ये शुरुआत बच्चे यहाँ से कर रहे हैं। और ये हम ठीक है, जब बच्चे टीनेज में जा रहे हैं ज्यादातर पेरेंट्स इसको कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभार बियर पी लेता है, एक्सेप्टेबल है। यही गलती कर रहे हैं। अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल नहीं देना है, किसी भी तरह का ड्रग्स, वेदर इट इज लीगल और इलीगल, आप रास्ता खोल दे रहे हैं। अगर आप लीगल ड्रग्स के लिए अप्रूवल दे रहे हैं बच्चों को और उसके लिए आप पॉकेट मनी दे रहे हैं, या आप उसको कहीं ना कहीं समटाइम्स ओकेजनल यूज के लिए भी अप्रूवल दे रहे हैं, आपने रास्ता खोल दिया आगे के लिए उसके। बिकॉज वो डिसीजन कैसे ले पाएगा कि ये मेरे को आगे कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है, ये बहुत मुश्किल होता है। और ये जो क्रूशियल एज है, अब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसा कि भी आपने बताया। पहले क्या था कि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, हमें चेक रखने वाला एक बंदा नहीं होता था घर में, बहुत सारे लोग होते थे। इनफैक्ट आस पड़ोस के लोग भी होते थे, वो भी हमें डांटने में और कभी कभार झापड़ मारने में भी संकोच नहीं करते थे कि इट्स ओके, अगर तुम्हें गलती करते देख लिया तो आस पड़ोस के चाचा अंकल ये लोग भी कॉन्शियस होते थे कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन अभी अपने लोगों को ही फुर्सत नहीं है, पेरेंट्स को ही टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट जरूरत शायद ये है कि दोनों काम करें। वो एक तरह से अच्छा भी है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों से जो पेरेंट्स के साथ जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट का जो हक है बच्चों को, वो छीन लिया हमने एक्चुअली। और बच्चे ज्यादातर आइसोलेशन में पल रहे हैं। वो जानकारी जो पेरेंट्स से उनको मिलनी चाहिए थी, जो अपने लोगों से मिलनी चाहिए थी, अपने रिश्तेदारों से मिलनी चाहिए थी, वो उनको इंटरनेट से, मोबाइल से मिल रहा है। और इंटरनेट से जो मिला हुआ, अभी एआई का जमाना आ गया, अभी आप देखें चीजें बहुत सही डायरेक्शन में भी जा सकती हैं और बहुत खराब डायरेक्शन में भी जा सकती हैं।
तो ये कौन चेक करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो बच्चे ले रहे हैं इंटरनेट से वो सही है गलत है? ये सब चीज हम चेक करना बंद कर चुके हैं, खुला पैसा दे रहे हैं बच्चों को और अपनी कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हम देते हैं थ्रू उनके डिमांड को फुलफिल करते हुए। तो ये अगर यही होता रहेगा तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता इसको, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम ब्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, कहाँ से आ रहा है नशा, ये है वो चीजें। देखिए यूएस ने बहुत साल पहले वॉर अगेंस्ट ड्रग्स किया था, हमसे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज में आगे हैं। अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो कहीं ये कंप्लीटली इरेडिकेट कर देना ड्रग्स को दुनिया से, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम छोटे छोटे कोशिश करके कम से कम हम सब अगर इतने कॉन्शियस रहें कि घर में अपने अपने घर को चेक करें, टीचर्स अपने स्कूल्स के प्रति रहे कि हमारे स्कूल का कोई बच्चा ड्रग्स नहीं ले सकता चाहे कुछ हो जाए, एटलीस्ट तब तक कि वो चीजें हम लगातार चेक रखें या बच्चों को अवेयर करते रहें, पेरेंट्स इन्वॉल्व रहे बच्चों के साथ, तो वो कोशिश ज्यादा सक्सेसफुल होगी रादर देन अथॉरिटीज को कि ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं आखिर में कर क्या रही है गवर्नमेंट अपना फर्ज निभा रही है। लेकिन हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने अपने फर्ज, और खास करके पेरेंट्स, क्योंकि ज्यादातर समय जो बच्चे जो सबसे, मैं क्यों पेरेंट्स की बात बार बार कर रही हूँ, बिकॉज सबसे वल्नरेबल एज जो है वो है, आजकल तो 8-10 साल के बच्चे भी ले रहे हैं। ये एज ग्रुप 8-10 साल से लेके 18-19 तक, इस एज ग्रुप में पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा और वही गलत हो रहा है। वहीं पे गलत हो रहा है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होके खुद भी मोबाइल में घुसे रहते हैं। एक तो पहले तो काम कर रहे हैं, वापस आके खुद भी लगे रहते हैं। ये भी देखा हमने कि पेरेंट्स भी लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, सब अपने अपनी जगह पे हैं, साथ खाना नहीं खा रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है और खाना भी खा रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर। पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। और इमोशनल दिक्कत, मतलब दिक्कत नहीं कहूंगी मैं, बट इमोशनल चेंजेस आते हैं जब हम खुद भी जब हम टीनेज में जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हम इमोशनल क्राइसिस थोड़ी सी होती है उस टाइम। और अगर कोई इस वक्त अपना हो, कोई सगा हो, कोई अपना कोई भाई बहन हो, एक तो पहले देखिए बच्चे ज्यादा, मतलब भाई बहन सिबलिंग्स होते थे, तो सिबलिंग्स होने के कारण क्या होता था कि हम सब आपस में ही बातचीत करके अपने मैटर सुलझा लेते थे। आजकल सिंगल चाइल्ड है, मेरी खुद की सिंगल बेटी है, तो मैं देखती हूँ उसकी क्राइसिस क्या है कि मतलब वो हर चीज पेरेंट्स से नहीं बता पाती है, तो फिर इधर उधर दोस्त, अब दोस्त में कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे, मैं एज अ पेरेंट आप कितना चेक करेंगे कि वो किसके साथ इन्वॉल्व है, किसके साथ बात कर रही है। तो ये बहुत कहीं ना कहीं समय के साथ हमें लगता है फिर से ओल्ड स्कूल जाना पड़ेगा वापस। मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पॉपुलेशन बढ़ाने की, बट एटलीस्ट बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है। फोन एक साइड रख के खाने के टेबल पे एक साथ खाएं, सब लोग एक साथ एक कुछ नियम बनाने चाहिए। बच्चों को अगर पैसा दे रहे हैं तो कहाँ खर्च कर रहे हैं बच्चे, एक चेक रखें, हाँ भाई किधर, और कोशिश करें कि ना दें, और दे भी तो ये है कि कहाँ खर्च हो रहा है, किधर खर्च कर रहे हैं बच्चे, ये चेक रखें। इन्वॉल्वमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, पेरेंट्स भी सीइंग द सिचुएशन, जो हालात हैं, मुझे लगता है कि जितना हो सके पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट करें ऑन इस इफेक्ट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सो दैट जो जानकारी वो देंगे कंपैरेटिवली वो इधर उधर से नहीं लेंगे फिर, है ना, कि पेरेंट्स नहीं, पापा ने बताया है या टीचर ने बताया है तो सही बताया है। अब अगर कोई और बता रहा है, उसके मान लीजिए जो लोग भी ये लोग बेचने वाले लोग हैं, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देके ही तो बेचते हैं। अब उसको अगर ये जानकारी घर से ही मिल गई या स्कूल से मिल गया तो वो सोचेगा ना एक बार कि नहीं, पेरेंट्स ने तो कुछ और बोला था, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एटलीस्ट उसके दिमाग में कुछ तो आएगा। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि बात ही नहीं करते इस टॉपिक पे, बात करनी पड़ेगी। अब ये है कि बहुत ज्यादा बात बताओ, एक संवाद शुरू करने की आवश्यकता है। प्रीति जी, संवाद, एक डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करने की आवश्यकता है, और आप डिफरेंट कॉलेजेस के साथ जुड़ी हुई हैं, बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं, गर्ल्स के साथ जुड़ी हुई हैं, किस नजरिए से न केवल एक शिद्दत के साथ एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत इस इशू को कॉलेज स्कूल लेवल पर एड्रेस करने की आवश्यकता है? जितनी भी डिस्कशन हमने की है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम भूल गए। ये सब हम रिकवरी में जा रहे हैं, सप्लाई चेन को रोकने की बात कर रहे हैं, डिस्कशन की बात कर रहे हैं, कुछ चीजें रूट कॉज से बिगड़ चुकी हैं। ऑब्वियसली बीइंग
यंगस्टर मैं कह सकती हूँ कि मेरे पीछे चीजें खराब हो चुकी हैं, मेरे आने वाली चीजें तो बिल्कुल ही खराब हैं, जो मेरे बस में नहीं है। मुझे रिकवरी मोड पे अगर जाना है, सोसाइटी को रीबिल्ड करना है, दोबारा नव निर्माण करना है, तो नव निर्माण के लिए सोशल फैब्रिक ठीक करना पड़ेगा। सोशल फैब्रिक के लिए जब हम सोशल फैब्रिक की बात करते हैं तो पॉपुलेशन एक बार लगा देते हैं कि भैया घर में सिबलिंग्स नहीं है, एक है, दो है, न्यूक्लियर फैमिलीज एक है, बड़े सारे नियम कानून है जो हालात के टाइम में अभी ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रहे हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है और आप कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सोशल फैब्रिक ठीक करना है तो सोसाइटी ठीक होगी, सोसाइटी ठीक होगी तो देश ठीक होगा। सोशल फैब्रिक के सबसे बड़ा बेसिक यूनिट क्या होती है? हमारा परिवार। तो परिवार में है ही नहीं, या तो सिंगल पेरेंट्स है, या अगर फैमिली है तो सिंगल चाइल्ड है, रिलेटिव्स के साथ बाहर है, कोई भी बच्चा अपनी नानी नानी के साथ या दादा दादी के साथ नहीं रहता। जहां पेरेंट्स नहीं उपलब्ध होते हैं उनकी आपूर्ति करते हैं दादा दादी या नाना नानी। अब यहाँ पे वो भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। तो रूट कॉज डायग्नोज कर लिया है हमने, बस उस पे काम करने की जरूरत है। तो जितना हमारा मी टाइम, जिसको हम बोलते हैं ना कि मी टाइम है, हमारी प्राइवेसी है, बिकॉज मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे ग्रो भी तो करना है और मुझे जॉब भी करनी है, उन सबको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमने जो बड़ी सारी चीजों को एग्जैजरेट कर दिया है, दैट इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। आप किसी को बोलोगे, मुझे बोलोगे अगर मुझे कोई जॉब करनी है, या इतने सारे नौजवान बैठेंगे, सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि एक लिमिट तक हमें आजादी चाहिए, एक लिमिट तक हमें पैसा चाहिए। हम इतने भी आजाद नहीं होना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें डिसो कर दें कि भाई ये तो सुनता ही नहीं है मेरी, ये तो मेरे बस से बाहर है। हम इतने भी आजाद नहीं होना चाहते हैं कि हमारे जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी, वो बोले कि मैंने तो देखा ही नहीं है। अब आज की जनरेशन जो है, मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बड़े सारे लोगों के घर में दादा दादी होते नहीं है, मतलब नहीं होते हैं, या उनकी डेथ हो चुकी है। जो यंग जनरेशन है वो बोलता है दादा दादी के घर गए 6 महीने हो गए हैं, साल हो गए, देखा ही नहीं है दादा दादी को या नाना नानी को। तो वो जो गैप थोड़ा बहुत बचता था पेरेंट्स का, वो रिकवर कर सकते थे दादा दादी या नाना नानी। यहाँ पे वो भी नहीं है। तो सोसाइटी ऑलरेडी न्यूक्लियर है, हम सोशल स्ट्रक्चर में जा ही नहीं रहे हैं। सोशल गैदरिंग्स भी नहीं होती हैं, शादी ब्याह, किसी का मरना जीना, ये सोशल गैदरिंग्स होती थी, जहाँ कई जगह हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक नागरिक होने के नाते अपने घर परिवार में तो देनी है, वहां हम जा ही नहीं रहे। हम बिकॉज इतने इन्वॉल्व हैं कि हमारी जॉब है, मेरी पढ़ाई है, या मेरे पास टाइम नहीं है। और जो टाइम बच भी रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं, ये बहुत बड़ा एक ऐसा ड्रॉबैक है या लक्ष्मणा हमने क्रिएट कर दिया है कि नहीं टाइम है ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। सबके पास 24 घंटे ही है, उसी में से टाइम निकाल के हमें वर्कआउट करना है अपने फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। व्हेन आई एम सेइंग फैब्रिक, तो फैब्रिक मींस फैमिली, दैट इज द बेसिक यूनिट। मेरी माता जी, मेरे पिताजी, उनको मेरे बारे में सब पता होना चाहिए, मेरे फोन का पासवर्ड पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे घर पे ये डिबेट होती है, और मेरे घर पे जब ये डिबेट चलती है तो मैं पहला व्यक्ति हूँ, जब मेरी एब्सेंस में या मेरी प्रेजेंस में या मेरे सोते टाइम पे ये डिबेट होती है, तो मेरा ही फोन है इकलौता जो खुला है, जिसमें कोई पासवर्ड नहीं है। प्राइवेसी नाम की चीज ठीक है, बट मेरे फोन में कोई भी ऐसा पासवर्ड नहीं जो मेरे पिताजी को नहीं पता। और मेरे पिताजी भी ऐसे, या मेरी माताजी उसको इंटरवीन नहीं करेंगे कि मेरी प्राइवेसी तोड़ के उनको मेरे फोन के अंदर चेक करना है, अनलेस एंड अनटिल वो मुझे डाउट करेंगे। तो वो हमें कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा कि वो हम अपना फोन आजाद रख सकें, हमारे फोन पे पासवर्ड ना लगे हो। हम जब अपने घर पे रहते हैं तो हम बेझिझक अपनी कोई बात अपने घर के किसी बड़े के साथ कर सकें कि ये मुझे जज नहीं करेगा, हो गया मसला। और वो जितना स्पेस आप ज्यादा क्रिएट करेंगे, सोसाइटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, उतना ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी, हमें लगेगा कि कुछ भी मुसीबत हो, सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए, हमने किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दिया हो, सबसे पहले डिफेंड करने के लिए कौन आता है? हमारे माता पिता। सबसे पहले वही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप सही हो, आप गलत हो। बड़े सारे केसेस हमारे सामने हो रहे हैं, जो बच्चे ड्रग्स लेके ड्राइव कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो कैसी भी परिस्थिति में होंगे, पहला प्रोटेक्शन जोन कौन था? पेरेंट्स। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए, मेरा दोस्त नहीं मुझे बचा सकता है, मेरा दोस्त मुझे कभी सही गाइड नहीं करेगा कि भाई प्रीति आप ये काम कर लो। मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई लड़का होगा, कोई भाई बंद, कोई भी, मेरा गुरु भी नहीं। मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी लाइफ में अगर कोई भी होगा मेरे को मुसीबत से बचाने वाला, वो मेरे पेरेंट्स होंगे। और उतना यकीन और उतना विश्वास हमें बनाना पड़ेगा। जो सोशल फैब्रिक की हम बात करते हैं वो यहीं से शुरू होगा। तो परिवार के साथ सबसे पहले आपकी इंटरेक्शन होगी, तो आपकी फैमिली के साथ आपके टर्म स्ट्रांग होंगे।
कितनी छोटी सी बात मैंने बोली, अगर हम लोग इसको अप्लाई कर लें कि हमारे फोन पे पासवर्ड नहीं होना चाहिए, मेरी माता पिता मेरा फोन चेक कर सकें, बड़ी बेसिक सी चीज है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो वो चेक कर सकते हैं ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका थोड़ा स्पेस बढ़ी जाएगी आपके पेरेंट्स की तरफ। और कोशिश करें अपने दादा दादी नाना नानी जो आपके ब्लड रिलेशन है एटलीस्ट उसके साथ हम कनेक्टेड हो। जो वर्तमान की जनरेशन के साथ बोला जाता है कि आप जेनजी हैं या मिलेनियल है, मुझे पता भी नहीं वैसे कौन क्या होते हैं, तो ये जेनजी मिलेनियल के कंसेप्ट को हम साइड पे रख के हम एक एग्जांपल सेट करें। मैं तो करूंगी, आप सब लोग अपने लिए तो प्लेज कर सकते हो, मैं तो करूंगा। मेरे को मेरे दादा दादी का भी पता है, मेरे नाना नानी का भी पता है, जो मुझे टाइम फ्री में स्पेंड करने के लिए मिलता है, जो आउटिंग करने में अपने दोस्तों के साथ करने जा रही हूँ, वो मैं बैक टू द रूट्स अपने गांव में जाऊंगी, दादा दादी के साथ स्पेंड करूंगी, कोई ट्रैक पे चले जाऊंगी, तो वो टाइम मैं अपने घर वालों को दूंगी ताकि मेरा फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। सोसाइटी का बेसिक जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट फैमिली, वो स्ट्रांग होगी, परिवार ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, पूरा परिवार आपके संरक्षण के लिए खड़ा रहेगा। आपकी मासी भी पूछेगी, आपके मामा जी भी पूछेंगे, दादा दादी भी पूछेंगे, और जैसे अभी मैम ने कहा ना कि आस पड़ोस वाले भी पूछ लेंगे। तो मुझे अपने दिमाग से ये फितूर निकालना है, दिस इज माई लाइफ, मैं प्रिवेसी में चाहती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है। आप देश का भविष्य हो, आपके माता पिता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब वो बूढ़े हो जाएंगे, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे देश के प्रति, परिवार के प्रति, मोहल्ले के प्रति होनी चाहिए। अपने प्रति तो है ही है कि आपको एक रोल मॉडल बनना है। जब आप ये सीख जाएंगे, प्रिवेसी वाली दुनिया से बाहर निकल जाएंगे, तो आपकी सारी चिंताएं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा। क्योंकि परिवार में 10 तरह के होते हैं। एक भाई होता है जो बड़े कम नंबर लाता है, उसको कोई मार नहीं पड़ती, कंपैरिजन होता है ना, उसके बेटे ने देखो ये कर दिया। तो जब आप ये डिस्कशन आपके सामने होंगी तो आपका ये सोशल बैरियर भी खत्म हो जाएगा कि कंपटीशन है, ये ज्यादा आगे जा रहा है। महत्वपूर्ण चीजों का आपने जिक्र किया, और परिवार जो एक इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण सोशल यूनिट है, उस पर आपने जिक्र किया। मिताली, आप क्या कहेंगी इस विषय पर? सबके वक्तव्य आपने सुने, अपनी राय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मिताली भारद्वाज है। यस, आई एग्री विद मैम कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आई थिंक फैमिली से दूर होना, फैमिली से डिस्टेंस बढ़ना ही एक बहुत बड़ा कारण है ड्रग्स का। बिकॉज कि दोनों पेरेंट्स आजकल जॉब कर रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग हो गए हैं सारे ऑलमोस्ट। उस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चा आइसोलेट फील करता है और उसका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो जाता है। एंड जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करने की कोशिश करता है तो दोनों पेरेंट्स थक चुके होते हैं अपनी जॉब से एंड दे वांट सम रेस्ट, और बच्चा समझ नहीं पाता क्योंकि वो उस सिचुएशन में नहीं होता कि वो समझ सके कि मेरे पेरेंट्स को स्ट्रेस है, मैं उन्हें थोड़ा आराम करने दूं। वो भी चाहता है कि वो अपनी बातें किसी से करे, तो वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम देना शुरू कर देता है। फिर फ्रेंड्स के साथ जिनको वो जानता तक नहीं है, आजकल सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप होती है, और क्या पता उन तरीकों से ही वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता इस चीज के बारे में। तो आई थिंक बच्चों को जो आइसोलेशन में रहते हैं वो बाहर उनको आना पड़ेगा। अगर वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं तो स्कूल में टीचर्स को ध्यान देना होगा कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब कैंपेन्स होते हैं जो ड्रग्स पर, वो स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होने चाहिए ताकि स्कूल्स में ये अवेयरनेस हो और बच्चों को पता हो कि हमें किस टाइम पर क्या करना है, क्या हमें ड्रग्स में जाना है, नहीं जाना है। क्योंकि जब स्कूल में हमें कुछ सिखाया जाता है वो हमारे दिमाग में असर करता ही करता है, वो हमारे साथ दूर तक जाता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, उनका जो स्ट्रेस लेवल है उनको वो खुद मैनेज करें, ना कि ड्रग्स मैनेज करें। क्योंकि जब बच्चे पेरेंट्स से, टीचर से खुलकर बात नहीं कर पाते तो वो कोई ऐसा जरिया ढूंढते हैं जो आसान भी हो, तो वो कुछ टाइम के लिए अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं, जिस वजह से ड्रग्स के केसेस जम्मू कश्मीर में हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा रूट कॉज यही है। मधु, क्या कहेंगी? अपने विचार प्रकट कीजिए, और जो तस्वीर इस वक्त हम सबके सामने उसके बारे में बात कीजिए। पेरेंट्स का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं या वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं तो इसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हम पे। और जो हमारी जनरेशन है टाइम के अकॉर्डिंग मतलब अपने पेरेंट्स से अलग हो रही है,
उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो हमें फुल प्राइवेसी नहीं मिलेगी, और हमें फुल प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो हम जो हमारे मन में है, हमारे दिल में जो हम करना चाहते हैं वो हमें नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स से हमें हर बात शेयर करनी चाहिए। बट आज के टाइम पे पेरेंट्स काम करते हैं, उनकी अलग अलग जॉब्स होती हैं और वो काम पे जाते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता और वो बहुत थक जाते हैं, तो उस वजह से हम उनसे बात भी शेयर नहीं कर पाते हैं। और आज के अकॉर्डिंग टू मतलब ऐसा हो गया है कि फैमिली न्यूक्लियर हो गई है। पहले ऐसा होता था कि ग्रैंड पेरेंट्स होते थे हमारे, तो हम उनसे बात शेयर कर सकते थे, तो हमें ऐसा फील नहीं होता था कि हम अकेले हैं। बट अब के टाइम के हिसाब से जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते, उनके पास कोई है नहीं। और जब उनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है या कुछ भी स्ट्रेस होता है, तो वो एक ऐसी चीज ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने जो अकेलापन है उसको दूर कर सके। तो वो अपने फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, इस सब चीजों पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में जाते हैं, तो ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कई ग्रुप्स में ऐसा ड्रग्स वगैरह यूज किया जाता है, तो वो अपना डिप्रेशन को दूर करने के लिए ड्रग्स लेना शुरू करते हैं कि मतलब वो ले रहा है तो हम भी ले लेंगे, तो उनको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा। बट जो ड्रग्स है वो बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, और वो धीरे धीरे जो एक इंसान है उसके शरीर को खोखला कर देता है। तो इसलिए हमें पेरेंट्स से भी जुड़कर रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसा करना चाहिए कि हमें फैमिली मतलब अलग नहीं करनी चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मतलब अपने पेरेंट्स से कोशिश करना चाहिए कि हम कितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल उस हिसाब से कम हो सकता है। बहुत बढ़िया। तनीक्षा, क्या कहेंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर, जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने, जो चुनौती हम सबके सामने है, उस पर क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि जैसे ड्रग्स हमारी पूरी जनरेशन को खोखला कर रहा है, वैसे ही जो भी स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे हमारे एंटी ड्रग्स कैंपेन शुरू होने चाहिए। स्पोर्ट्स को और स्किल डेवलपमेंट को आगे प्रमोट करना चाहिए ताकि जो भी हमारी जनरेशन है वो पॉजिटिव साइड पे बढ़ सके। ड्रग्स के खिलाफ लड़ना सिर्फ हमारे पुलिस गवर्नमेंट नहीं है, हमें खुद भी उसमें खड़ा होना चाहिए। अगर आज हमने आवाज उठाई है तो हम यही चाहेंगे कि आगे हमारा जम्मू कश्मीर नशा मुक्त रहे और हेल्दी रहे। नारी शक्ति के अलावा सुरेंद्र, मैं आपका वक्तव्य भी लेना चाहूंगा क्योंकि इस ग्रुप में नारी शक्ति की मेजॉरिटी है, एक सुखद बात नजर आ रही है। सुरेंद्र, क्या कहेंगे जो तस्वीर हमारे सामने? देखिए, जो ड्रग्स हमें एक, जैसा कि मैम ने बोला कि हमारे एक कोई ना कोई न्यूक्लियर फैमिली में हमें इतना टाइम नहीं होता कि पेरेंट्स के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन कर सके, काफ़ी वो ऐसे बिजी रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप या फिर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा ढूंढते हैं जो हमें समझ सके, और उसी पीयर ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी ब्लैक शीप होती है जिसे वो ड्रग अब्यूज करती है, तो उसके साथ इंटरेक्शन करके हमारा भी काफ़ी नुकसान हो जाता है और उसके इंटरेक्शन में रह के हम भी वही चीज़ यूज़ करने लग पड़ते हैं। बात करें तो कई मैंने भी खुद अपने लाइफ में देखे हैं कि लोग यूज कर रहे हैं एक अलग बंदे से इन्फ्लुएंस होके, थोड़े 2 मिनट की डोपामिन रिलीज करते हैं, उसके बाद वो इसी नशे में पड़ जाते हैं। और ड्रग्स की बात करें तो ये पाकिस्तान से विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स के साथ आ जाते हैं, और अदर एक ऐसे इशू जैसे कि अफगानिस्तान से आ जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। बहुत बढ़िया रिया, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने, चुनौती हमारे सामने है, सबके अपने वक्तव्य सुने हैं, अपनी राय आप इस पे दीजिए कि कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम रिया देवी है। आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर कि आजकल जम्मू कश्मीर में ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ड्रग्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब वो अपना मतलब यही है कि मतलब वो सोचते हैं कि जो हमारा डिप्रेशन है वो हम उसको दूर करें, बट नहीं, उनको ये चीज़ नहीं पता कि उनकी मतलब उनकी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये ड्रग्स लेने के लिए। उनके लीवर मतलब किडनीज डैमेज हो सकती हैं, सब कुछ। जैसे कि मतलब सब बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चों के साथ टाइम निकालना चाहिए, बट आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब ज़्यादा कुछ फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते नहीं हैं। अभिषेक, आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। जो मुद्दा इस वक्त हम सबके सामने है,
उसको किस नजरिए से देखती हो? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। सबकी मैंने बातें सुनी, मुझे काफी एग्री करता हूँ मैं हर एक से। सबसे हमको शुरुआत करनी है बॉटम से, अपनी फैमिली से शुरुआत करनी है। हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, अपने बड़े भाई बहनों को इन्वॉल्व करना है, उनके साथ हमें बातें करनी है, इस चर्चा करनी है इस पे, ड्रग्स के ऊपर। उनका इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हमारी लाइफ में, उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे किस तरह के दोस्त हैं, क्या करते हैं हम, कहाँ पैसे खर्च करते हैं, हर चीज पता होनी चाहिए उनको। अब न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट काफी कम हो चुकी है, तो कोई हमको सुने इसलिए हम किसी को ढूंढते हैं, कोई भी हो, वो हमारा फ्रेंड हो, कोई कजन हो, बड़ा भाई बहन, कोई भी हो, हम कोई चाहिए हमको जो हमारी बात सुने, हमको समझे। अभिषेक ने एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर की है कि कोई हमें सुने। किस प्रकार इस संवाद को आगे बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैक्यूम इस समाज में नजर आ रहा है और ये बोथ वे रेस्पिरेशन या फिर कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, और इसके कारण अंधाधुंध उस दौड़ में जा रहा है और उस ब्लैक होल में समाता हुआ हमारा युवा पीढ़ी जा रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात कही अभिषेक ने। यहाँ पहले भी बात हुई इस पे कि देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, ये हमने भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब हम इनके एज में थे तो हम बहुत सारे इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। तो यस, डेफिनेटली घर में कोई ऐसा होना चाहिए, कोई अपना हमारा, इट कुड बी एनीवन, लाइक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी ऐसा हो सकता है अपना, बट कोई अपना हो तो जिसपे हम भरोसा कर सके, तो वो ज्यादा है कि हमारे इस वक्त के इमोशनल क्राइसिस को वो सुने। डे टू डे कंपटीशन का जमाना है, बहुत सारे प्रेशर हैं आजकल के बच्चों के ऊपर, और दे गो थ्रू लॉट, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो समय हमारा था, इनका समय अब वैसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया है और बहुत सारे कंपटीशन हम लोगों के समय में से मुझे लगता है 10 टाइम्स ज्यादा हो चुका है इनके समय में, और चैलेंजेस काफी बढ़ चुके हैं इनके, इसमें भी से हम डिनाई नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इनको, और इनके पास दिक्कत ये हुई है कि इस जनरेशन के पास, हमारे पास लोग थे सुनने के लिए, इनके पास लोग नहीं है सुनने के लिए। तो वो हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करना होगा फैमिली लेवल पे कि कोई, बेशक हमें लगे नहीं कि क्राइसिस में है, लेकिन सुने, एटलीस्ट सुनिए कि क्या चल रहा है लाइफ में। कई बार बच्चों को भी एहसास नहीं होता है कि ही और शी इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ इमोशनल क्राइसिस। वो सिर्फ इतना होता है कि बैठ के आम बातचीत हो रही हो, खाना एक साथ खा रहे हैं, आधा पौना घंटा साथ में खाना खा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं, उसी से कैथारसिस हो जाता है, उसी से निकल जाती है चीजें जो निकलनी होती है, चीजें वो भी खत्म हो रही है अब घरों में। काउंसलर का कॉन्सेप्ट है स्कूल्स में खास करके, क्यों है वो? क्योंकि ताकि बच्चे को जो चीजें, वो अगर किसी तरह के इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है तो काउंसलर शुड अटेंड द चाइल्ड कि हाँ क्या है मसला, क्या दिक्कत आ रही है उसको, कि एटलीस्ट उसको सुने। तो मैं पेरेंट्स को कहूंगी ही कि बच्चों के पास जाइए और सुनिए उनको, उनके साथ इन्वॉल्व होइए। बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किस तरह का कोई क्राइसिस आपको लगता है कि नहीं, और ये लोग, आप लोग जो डिप्रेशन कहते हो ना, ये बहुत बड़ा टर्म है, बात में डिप्रेशन नहीं बोलते हैं, डिप्रेशन बहुत बड़ा टर्म है। छोटे छोटे इमोशनल क्राइसिस आपको हो सकते हैं, ठीक है? इमोशनल क्राइसिस के समय आपको कोई अपना जो आपका भरोसेमंद है, पेरेंट्स सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, सबसे पहला स्टेप पेरेंट्स के पास होना चाहिए, पेरेंट्स के पास जाइए। और अगर आपके पेरेंट्स, आपको लगता है कि उस लेवल पे आके नहीं सोच पा रहे हैं जिसे आप, जो आपको चाहिए, कई बार मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपके ये एक्सपेक्टेशन भी होता है बच्चों का कि नहीं, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे मुझे, है ना कहीं वो एज गैप, जनरेशन गैप, कुछ गैप एक रह जाता है, हाँ, जो खुद ही क्रिएट कर दिया है। तो अब अगर वो लैक है आपकी जिंदगी में, तो कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी दीदी आपके रिश्तेदार में, या कोई ऐसा फ्रेंड जो भरोसे के लायक हो, जिसको आप अपने पेरेंट्स से मिलवाने में डरे नहीं, संकोच ना करें, ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग हम सबके जिंदगी में होते हैं जिन पे हमको खुद भी ट्रस्ट होता है कि कुछ गलत नहीं करेगा। देखो, जो भी ड्रग्स लेते हैं ना, उनको मालूम होता है कि ये गलत, एक बशर्ते कि वो बहुत छोटा हो, बहुत छोटे, जैसे 8-9 साल के बच्चे को नहीं पता है, लेकिन जब आपके एज में कोई चला जाता है तो उसको मालूम है कि ये चीज गलत है, मगर वो सोचता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं इसको मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी, हो नहीं पाता है ना, क्योंकि उसके जो ड्रग्स के जो कुछ सिम्टम, वो जो गुण है, वो ये है कि वो आपको उस अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है। कुछ ड्रग्स तो इतने एडिक्टिव हैं कि आप 2 से 3 बार लेंगे और चौथी बार आपको जाना पड़ेगा खुद से उसको लेने के लिए, अदरवाइज यू विल फेस विड्रॉल।
विड्रॉल क्या होता है कि मैंने कोई चीज ली, एक बार लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार अगर मैं नहीं लूं तो मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, मुझे क्रैम्प्स आने लगेंगे, मुझे नाक से पानी आएगा, आंख से पानी आएगा, गूज़बम्स आएंगे, मुझे बेचैनी होगी, और उस वक्त नहीं लेना मेरे चॉइस में नहीं रहेगा। इवन इफ आई डोंट वांट, मुझे लेना पड़ेगा, है ना, या तो मैं वो लूं या फिर मैं उस तकलीफ को झेलूं, और वो तकलीफ बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतना नहीं कि आराम से आदमी झेल दे। तो हम क्या करते हैं फिर, एक इसी को कहते हैं कि हुक हो जाना, कि आप ड्रग्स के चुंगल में फंस गए हैं। सो दैट इज द थिंग। और ये जो इमोशनल क्राइसिस है, इस समय अपने इमोशंस को मैनेज करना आना पड़ेगा। आप किसी न किसी से जरूर शेयर करें, खुद तक मत रखिए। बहुत सारी चीजें हम इतने, ठीक है, हम सब अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं, ये सब चीज हम जानते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिसे हम शेयर कर सकें। सो लुक फॉर समबडी जिसके साथ आप खुल के अपनी बातें कह सको। सबसे पहला चॉइस पेरेंट्स होने चाहिए। इफ नॉट, अगर आपको लगता है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके क्राइसिस को, बहुत सारे क्राइसिस हो सकते हैं जो पेरेंट्स से आपको कहने में हो सकता है संकोच होता हो, या आपको लगे कि नहीं समझ पाएंगे, तो लुक फॉर समबडी एल्स, कोई ऐसा जो भरोसेमंद हो। और कुछ और युवाओं की मैं राय लूंगा। तवलीन रंधावा, आप अपनी राय बताइए सबके वक्त। ड्रग्स बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है, वो आज हमारे युवक पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। आजकल युवक सबसे ज्यादा ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि 10 से 20 की एज के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रग्स यूज कर रहे हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने पेरेंट्स से सबसे पहले हर बात शेयर करनी चाहिए। हमें डर होता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि वो हमें गुस्सा करेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, तो सबसे पहले हमें प्यार से समझाना चाहिए। और हमें क्या पता हम उनको बोलने से डर रहे हैं, वो हमें समझाएंगे अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया। महमूद, आप क्या बोलेंगे इस पूरी चुनौती को लेकर? हेलो एवरीवन, मैं महमूद। ड्रग, जैसे आपको पता है, ये हम सबको पता है कि ड्रग ये हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रहा है। और जैसे आज जो ड्रग में मुब्तला होते जा रही है, युवा जो है बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं ड्रग की तरफ। और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आप सबको। जैसे मैं कोई ड्रग लेता हूँ, जैसे स्मोकिंग करता हूँ, जो मेरे साथ कोई 8-9 साल का कोई बच्चा बैठा है, अगर मैं उसके सामने ये ना करूँ तो वो बच्चा है जो वो मुझे देखे से वो नशे की तरफ है जो वो ज्यादा जाएगा। हमें यही चाहिए कि किसी से अगर कोई नशा करता है तो बच्चों के सामने को दूर होकर रह के करे। अभिषेक, जल्दी अपना व्यू बताओ नशे को लेकर। आज का हमारा मुद्दा है ड्रग्स के ऊपर, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी दगल चुकी है। और उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि उसका सबसे बड़ा मेन कारण है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब कि हम अपनी बात जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रख सकते। हम अपने सोशल फैब्रिक में, जैसे मैम ने कहा कि हमें अगर इस चीज से अवेयर होना, इस चीज को दूर करना है, तो हमें अपने सोशल फैब्रिक में घुसना होगा, जिसमें हमें अवेयरनेस में थोड़ा बहुत घुसना होगा और उसमें पार्ट लेके और इस चीज को खत्म करने की उस पे जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सोनाली, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली जम्बाल है। आज मैं आपको नशे के बारे में बताऊंगी जो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से फैल रहा है। ड्रग्स ने हमारे जम्मू कश्मीर में एक महामारी का रूप ले लिया। ये एक ऐसा पदार्थ है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग और शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। हमें नशे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ये बॉर्डर से सप्लाई होता है, तो हमें इसके लिए नशा मुक्त भारत करना है। ठीक है, बढ़िया। रोजिया, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मैं रोजिया बेगम। आज हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में जो जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से फैल रहा है। यूथ का एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है। ये सिर्फ हेल्थ इशू नहीं बल्कि सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, स्कूल टीचर्स को अवेयरनेस देनी चाहिए और यूथ को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यूथ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक ये सीरियस चैलेंज है। इसके लिए पुलिस एक्शन से नहीं बल्कि सोसाइटी
फैमिलीज सब मिलकर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी नई जनरेशन सेफ रहे। किसी युवा का कोई राय या कोई प्रश्न हमारे पैनलिस्ट के लिए तो पूछ सकता है, बिल्कुल संक्षेप में कोई राय, कोई अपना और कोई व्यक्तिगत अनुभव कोई साझा करना चाहता है? मेरा सवाल है कि क्या जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या फिर जो एनजीओज वगैरह हैं, कहीं ना कहीं ये ड्रग यूजर्स को या फिर कंज्यूमर्स को इनको इस्तेमाल करके कमी आ रही है, या फिर वैसा ही है सब कुछ कि ड्रग्स कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं या फिर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ रही है इन लोगों में? पल्लवी जी। डेफिनेटली कमी आ रही है, ऐसा नहीं है। देखो, डी एडिक्शन सेंटर्स जो खास करके भारत सरकार समर्थित सेंटर्स है ना, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी प्रोफेशनली स्टाफ प्लेस्ड हैं और फ्री है। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री है, वहाँ कोई खर्चा नहीं लगता है। वहाँ बच्चे जो लोग भी ड्रग से पीड़ित हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ पे महीना कम से कम 1 महीना तो फ्री में रखा जाता है उनको, और उसके अलावा उनको ड्यूरिंग देयर स्टे, आपको ये समझना होगा। देखो, आप लोग इसको कैसे समझते हो, ड्रग्स का जो कोई व्यक्ति ड्रग्स में अगर जाता है ना, तो उसको आप लोगों ने ऑलरेडी बताया कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, डिफरेंट अलग तरह की। सबसे प्राइमरी प्रॉब्लम जो है ना वो है डिपेंडेंसी, कि वो डिपेंडेंट हो जाता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। अगर कभी ऐसा इरादा होता है कि नहीं मैं कल से नहीं लूंगा, वो नहीं छोड़ पाता है। सुबह उठने के साथ उसको जिस टाइम उसको लेने की लत है उस वक्त उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है एक्चुअली। और ये जो ड्रग्स की तकलीफ है, अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग तकलीफ है, हर ड्रग्स का अलग विड्रॉल सिम्टम्स है। तो डी एडिक्शन सेंटर में जाने के बाद क्या होता है कि उसको पहले उसकी एनालिसिस की जाती है कि वो क्या ड्रग्स लेता है, कब से लेता है, किस तरह की हेल्प की जरूरत है उसको, और पहले विड्रॉल मैनेजमेंट किया जाता है उसका। उसमें 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। विड्रॉल मैनेजमेंट मतलब जो उसको नशा छोड़ने, विड्रॉल क्या होता है, विड्रॉल होता है नशा छोड़ने के कारण जो तकलीफ होती है फिजिकली या साइकोलॉजिकली, उसको मैनेज किया जाता है 3-4 दिनों में, और फिर उसको साइकोथेरेपी दी जाती है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। व्हाट हैज बीन द रीजन, क्यों गया, कैसे गया, घर में क्या क्या इसके सपोर्ट सिस्टम है, कौन कौन फैमिली इन्वॉल्व है, कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं रहा है बचपन का, या ओवरऑल मतलब कोई जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं कि क्यों गया। क्योंकि बच्चे ज्यादातर अवेलेबिलिटी के अलावा ज्यादातर कुछ ऐसे केसेस में ज्यादातर ये होता है कि कुछ कोई ना कोई ट्रॉमा है, सेक्सुअली बचपन में अब्यूज किया गया, या घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, फादर ड्रग्स में है या अल्कोहल में है, घर में रोज मारपीट हो रहा है। इस तरह के क्राइसिस वाले बच्चे भी ड्रग्स में जाते हैं। तो ये हम एज अ काउंसलर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, हमारी काउंसलर्स करती हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनती है। उसकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, अगर मैरिड है तो वाइफ को बुलाया जाता है, नहीं मैरिड है तो पेरेंट्स आते हैं, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। कई बार पेरेंट्स ज्यादातर अब हम देखते थे सियाने के पास लेके जाते हैं, इधर उधर झाड़ फूक करवाते हैं। ये समझाना उनको जरूरी है कि इट्स अ डिजीज, और लाइक एनी अदर डिजीज इसकी भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, डी एडिक्शन सेंटर से लेने के बाद उसके कैसे सपोर्ट सिस्टम बनना है उनका, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स रिलैप्सेबल कंडीशन। जैसे शुगर रिलैप्सेबल कंडीशन है, अगर किसी को डायबिटीज होता है तो शुगर कभी ऊपर नीचे जाता है ना, वैसे ही इसमें भी है। बाहर गया किसी तरह, अब देखो एक ड्रग एडिक्ट जो 2-4 साल 5 साल 6 साल ड्रग्स में चला गया ना, उसको अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता है। वो ज्यादा खुश होगा तब उसको नशे की याद आएगी, दुखी होगा तब नशे की याद आएगी, घर में कोई क्राइसिस हो गया तो नशे की याद आएगी, बिकॉज ही हैज फॉरगॉटन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 6-7 ईयर्स कि उसको कैसे खुश होना है, कैसे दुखी होना है। उसको बस एक ही सहारा पता है, नशा। तो ये चीज उसको रिकवरी के दौरान भी ऐसा होगा कि उसको कभी ज्यादा पैसे मिल गए तो भी वो उसको लगेगा नहीं इसका मैं क्या करूं, है ना। और क्या हुआ कि जब वो नशे में था 6-7 साल, सारे जो नॉन ड्रग यूजर जो उसके दोस्त थे, जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, वो उसके दोस्त नहीं रहे अब, है ना। उसके जो सर्कल है वो ड्रग यूजर्स की सर्कल है, और अब वो ठीक होके गया है घर। कितने दिन रह पाएगा वो बिना दोस्तों के, है ना, या घर में बैठ के कितने दिन रहेगा। वो बाहर निकलेगा, बाहर उसकी जान पहचान अब उन बच्चों से नहीं है जो ड्रग्स नहीं लेते हैं। उसका फ्रेंड सर्कल कौन सा है, वही है जो ड्रग्स लेते हैं। क्या हो रहा है उससे, अब वो सोचेगा नहीं मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, मैं रिलैप्स क्यों होते हैं वो बताती हूँ, वो नहीं लूंगा, बस मैं बैठूंगा जाके साथ में। पेरेंट्स को झूठ बोल के वो जा रहा है। कितनी देर, अब मोहल्ले में ही 4 दोस्त ऐसे हैं जो ड्रग्स ले रहे हैं, सिर्फ उसका इलाज हुआ है ना। या घर की परिस्थितियां वैसी हैं, अभी भी मारपीट हो रहा है, अभी भी चीजें खराब है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ नहीं है, और वो दुखी होकर बाहर गया,
दुखी या जैसे भी है, बाहर तो जाएगा, फ्रेंड्स उसको वही मिल रहे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन उसने ले लिया थोड़ा सा, कोई नहीं थोड़ा सा ले लेता हूँ, कल से नहीं लूंगा, एंड वो रिलैप्स हो गया, उसको हम स्लिप होना बोलते हैं। तो हम पेरेंट्स को काउंसलिंग में ये भी बताते हैं, अगर कभी ये स्लिप हो गया प्लीज ब्रिंग हिम बैक, ठीक है। रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम भी होता है हमारा 10 दिन का, कि हम उसको फिर पूरा 1 महीना या 2 महीना 3 महीना नहीं रखेंगे, विल कीप हिम फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो आपको ये समझना होगा। दूसरी बात ये कि कोऑपरेशन फैमिली की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। कई बार आप पेरेंट्स को रहना भी पड़ता है रिहैब में, अगर वो नहीं है तैयार रहने के लिए, वो नहीं, अभी उसको रियलाइज नहीं है कि मुझे छोड़ना चाहिए, है ना, वो स्टेज पे है, हम लोग स्टेज आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी किस कंडीशन में है, वो छोड़ना चाहता भी है कि नहीं, मरने के तो नहीं छोड़ सकते, तो उस वक्त पेरेंट्स को साथ रहना पड़ता है वहां पे। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। डेफिनेटली इट वर्क्स, ट्रीटमेंट वर्क्स, और बहुत लोग इससे ठीक हुए हैं, हजारों लोग हमारे ही सेंटर से। प्रीति जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहाँ तो ट्रीटमेंट की बात आ गई है, दोबारा इसको समाज का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है उन युवाओं को जो नशे के दलदल में चले गए, लेकिन क्या प्रयास करने की आवश्यकता है कि शुरू ही ना हो, और किस प्रकार एक ट्रस्ट डेफिसिट की बात आई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उस ट्रस्ट डेफिसिट को समाप्त कैसे किया जाए? देखिए, जहां तक बात है रिकवरी की, रिहैब में आपने भेज दिया, जो वर्तमान की क्राइसिस है, आप सब लोगों को जान के हैरानी होगी कि जो कंज्यूमर है, मैं अगर खाती हूँ तो मेरे पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है। मैंने 1 ग्राम खाया या मेरी जेब से अगर 1 ग्राम मिला भी नशा, और आपने सोचा कि हमने पुलिस को बता दिया और आप मुझे पकड़ के ले गए, तो पुलिस उस पर कुछ नहीं एक्शन कर सकती है, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर हैं, आपसे 1-2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम कुछ एक लिमिट तक, 10 ग्राम से कम अगर आपसे मिला है, तो जितने भी नियम कानून है उसके तहत आपको 1 दिन जेल में रखा जाएगा, 2 दिन, उसके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं बनेगी, क्योंकि आपसे बहुत कम मात्रा में पाया गया, आप कंज्यूमर हैं। और अगर आपको वहां रखा जाता है और किसी कारणवश आपकी डेथ होगी, आपको विड्रॉल फील हुआ, 2 दिन रखा, मैंने किसी भी कोशिश से प्रयास से बोला गया कि जेल में इस व्यक्ति को रखो, 2 दिन में अगर उसको विड्रॉल सिम्टम हुए और उसकी डेथ होगी, उसको नहीं मिला नशा और वो मर गया, तो वो एक एडिशनल सवाल खड़े कर देता है पुलिस पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ये चीजें नियम कानून के तहत अगर बोलेंगे कि भैया सरकार ही रोकेगी, प्रशासन ही रोकेगा, बहुत सारी पॉलिसीज या बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये चीजें बड़ी लिमिटेड लेवल पे सरकार डील कर सकती है। शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। तो जो शुरुआत की बात आप कर रहे हैं विवेक जी, कि हम कैसे ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे स्टार्ट होगा। मेरे घर, आप अपने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पेरेंट्स को भी छोड़ दो, मेरी आपकी भी जीवन है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी योग करती हूँ। मैं अगर लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, मेरे को मेरी पढ़ाई के बीच में कोई क्राइसिस है, डिप्रेशन जैसे आप लोग बोल रहे हो, मैं अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं ड्रग्स नहीं कर रही हूँ। और मेरे घर में, अगर मैं एक घर में रह रही हूँ तो मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, I have to ensure, है ना, अब 15-20 साल के हैं, I have to ensure कि मेरी माता जी को मेरे कारण कोई परेशानी ना हो। ऑब्वियसली मैं ड्रग्स लेती होंगी, मैं ड्रिंक करती होंगी तो उनको परेशानी होगी, मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लोगे ना, तो ऐसे बड़े सारे लोग होंगे जो एक कैडर खड़ा हो जाएगा, आपको वो कैडर खड़ा करना है। बीइंग अ यंगस्टर्स, आई गिव यू अ चैलेंज कि आपको मेरे मोहल्ले में, अपने स्कूल कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, अपने घर की तो खुद की तो ले ली आपने, और जब 4 लाइक माइंडेड लोग जुड़ रहे हैं तो 4 लाइक माइंडेड कुछ तो अच्छा करेंगे। एक टीम बना रहे हैं आप, जब आप एक टीम बना रहे हैं तो आई टेक ए प्लेज, आई बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई प्रीति और आई तवलीन, आई टेक दिस चार्ज कि मेरे कॉलेज में भैया कोई ड्रग्स नहीं लेगा। अगर लेगा, हम सब मिलके, मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तवलीन की नहीं है, मिताली की नहीं है, हम सब लोग मिलके उसको रिकवर करेंगे। मेरे कॉलेज के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में कोई नशा बेच नहीं सकता, बेच गया हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको पीटेंगे, हम उसको रिकवर करेंगे, हम उसको रिहैब में भेजेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे। और जो छोटे लेवल के ड्रगिस्ट होते हैं ना, छोटे मतलब जैसे मान लो आप ही करते हो, सिगरेट ही पीते हो, तो जो व्यक्ति 1 या 2 बार ड्रग लेता है ना, तो उसको एलिनेट भी नहीं कर सकते सोसाइटी से, नशेड़ी है नशेड़ी, ये भी नहीं बोल सकते हो आप बार बार, वो बीमारी से जूझ रहा है। किसी को मेंटल ट्रॉमा हुआ तो आपने सोच लिया ये एडिक्टेड है, इससे दूर हो यार, इसकी कंपनी में जाऊंगी मैं खराब हो जाऊंगी। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए ना, तभी तो मैंने कहा कि आपको एक कैडर डेवलप करना है। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं इतनी छोटी सी चीज से शेक नहीं होती हूँ। मैं अपने कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, पहले अपनी क्लास की, फिर अपने कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मैं। मतलब ये आप सारे ऐसे बड़े सारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यू हैव टू टेक द चार्ज वंस यू आर श्योर कि मेरे कॉलेज के अंदर नहीं बिकना चाहिए, मेरे कॉलेज के अंदर कोई चैनी खैनी कोई सिगरेट नहीं पिएगा। क्यों? लड़के लोग कर सकते हैं, सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं। जब मेरा कॉलेज ही ड्रग फ्री होगा तो मेरा कॉलेज पूरे एरिया का चार्ज लेगा ना। फिर अब कॉलेज में आप जितने भी कोर्सेज जो भी पढ़ाई करते हैं,
आप एक चार्ज लेंगे, कुंजवानी के क्षेत्र में भैया कोई नशा नहीं बेच सकता, कोई दुकान वाला दिख गया आपको बिकता, तो आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, पुलिस को बोलेंगे। जब इतना सारा यंगस्टर, इतना यूथ कुछ भी चीज को ठीक करने के लिए चार्ज ले सकता है, देश कहाँ का कहाँ जा सकता है। और जम्मू की अगर बात करें, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग हो, बड़ी सारी सिचुएशंस को डील करके आगे आप ग्रो कर रहे हो, बाकी देश के कंपैरेटिवली आपकी चीजें सब ऐसे फूलों का गुलदस्ता नहीं है, आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। एंड आई फील प्राउड कि आप सब लोग इतने बहुत नाजुक विषय पे आप लोगों की अवेयरनेस इतनी स्ट्रांग है। सो दैट इज माय सोल कंसर्न कि आपको एक कैडर डेवलप करना है। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वंस यू आर श्योर, मेक ए कैडर, मेक ए ग्रुप एंड वर्क फॉर योर सोसाइटी। स्टार्ट फ्रॉम योर कॉलेज, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। मेरे घर में मेरी 4 लोगों को मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो, देन इट कम्स टू स्कूल, देन इट कम्स टू कॉलेज। हम पढ़े लिखे हैं तो कॉलेज को पकड़ेंगे, फिर यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, सोसाइटी विल बेनिफिट। अगर छोटी सी क्वांटिटी में कोई पकड़ा जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती है या उसके ऊपर पर्चा नहीं लगता है। वो किस लिए? बिकॉज WHO ने इसको डिजीज बोला है, और अगर वो यूजर है तो वो बीमार है, और अगर वो बीमार है तो उसको सजा नहीं, उसको इलाज चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही ह्यूमन इशू हुई है, और खासकर हमें अपने भीतर जागने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। एज ए पेरेंट, एज सोसाइटी के मेंबर के तौर पर हमें ये प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा गया है कि बूंद बूंद से तालाब बनता है, और अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें, एक अवेयरनेस क्रिएट करें, तो एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर, भारतवर्ष, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में हो सकता है। और नशा की हम बात कर रहे हैं कि नशा की दलदल में युवा जा रहे हैं, उस दलदल से जाने से उन्हें रोक सकते हैं। और उसके साथ साथ जरूरत इस बात की है कि युवाओं की ऊर्जा को एक बेहतर तरीके से चैनलाइज किया जा सके। जिस तरह प्रीति जी ने कहा कि अल्टरनेट पाथ को ढूंढने की आवश्यकता है, अपने पैशन को फॉलो करने की आवश्यकता, अपने भीतर जो ऊर्जा है उसका सही ढंग से अगर हम संचार कर सके तो भारत लगातार तरक्की करेगा, और युवा इस देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर के पायदान पर निश्चित तौर पर ले जाएंगे, और एक नशा मुक्त भारत हम सबके सामने होगा। पल्लवी जी और प्रीति जी और हमारे देश के युवा पीढ़ी, आप यहां पर मौजूद थे। संवाद के इस अंक में आप सबका